हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एलिस बैच का सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें पहली चीज़ पढ़ना है पीएन जंक्शन। ओके, तो पीएन जंक्शन पहले पढ़ने के पहले आप जानिए कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर बेटा ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, जिनकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को किससे शो करते हैं, मान लो सिग्मा। ओके, तो सिग्मा कंडक्टर मान लो सिग्मा सी हो गया, और सिग्मा इंसुलेटर क्या हो गया, क्या सिग्मा आई मान लो इसको, सिग्मा आई। कंडक्टर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो बीच में इसके एक मटेरियल होता है जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सिग्मा सी से तो कम होती है, सिग्मा सी से कम होगी, मतलब जिनकी जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा इंसुलेटर से तो ज़्यादा होगी। यस और नो, इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे जो मटेरियल आएंगे, मान लो इसकी सिग्मा में क्या लेते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सिग्मा सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी इनसे तो ज़्यादा होगी, मगर कंडक्टर से क्या होगी, कम, कंडक्टर से कम। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है बट इंसुलेटर से ज़्यादा है। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। इनके एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर क्रिस्टल है, इनमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसी बात पे हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भाई दो टाइप के हैं, एक है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक ना। और दूसरे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ओके, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, वो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं। हाई टेम्परेचर पे इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि इनका अल्फा निगेटिव होता है। इनका अल्फा क्या होता है, निगेटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनका अल्फा निगेटिव होता है, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमें पढ़ने हैं। ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, इनमें बता दूं मैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। ओके, अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर की। तो बेटा ये एक्सट्रिंसिक कैसे बनते हैं, अगर आप प्योर में इम्प्योरिटी मिला दो, अशुद्धियाँ मिला दो, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। समझ में आया ना। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक इसी को बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बनाने के लिए क्या करते हैं, प्योर के साथ क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। तो प्योर में आप कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मिल सकते हैं, या तो आप ट्राईवेलेंट मिला सकते हैं, ट्राईवेलेंट मतलब बोरॉन ग्रुप वाली। ओके, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये। या तो आप पेंटावेलेंट मिला सकते हैं, समझ गया ना। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी वाली, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मिला सकते हैं। तो देखिए प्योर में मिलाने वाली इम्प्योरिटीज के हिसाब से दो टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। अगर आप प्योर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, समझ गया ना, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो आपके पास बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, पी टाइप। अगर आप पेंटावेलेंट मिक्स करते हैं तो आपके पास बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो आप डिपेंड करता है कि कैसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिलाई गई इम्प्योरिटी दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन करके आते हैं। एक बनता है ट्राईवेलेंट और एक बनता है पेंटावेलेंट। पी फॉर पॉजिटिव, मतलब इसमें ट्राईवेलेंट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर से कम ज़्यादा होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल, तो नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ निगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो जो ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं उनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होते हैं उनको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, होल है,
यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आइए बच्चों देखते हैं कैसे काम करता है ये। देखो सबसे पहले अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ प्योर की वर्किंग, देख लो आप प्योर सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपके पास देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, टेट्रावैलेंट। तो सिलिकॉन 1 2 3 4 अगले बॉन्ड से अगले सिलिकॉन से पेयर रहेगा। तो ये पहला सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये बाहर के इसके आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगला जो सिलिकॉन आएगा वो इसके साथ 1 दे देगा और बाकी 3 अलग अलग के साथ बनाएगा। यहाँ से जो सिलिकॉन आएगा वो 1 इसको दे देगा और बाकी 3 अलग अलग के साथ बनाएगा। और यहाँ जो सिलिकॉन आएगा वो 1 इसको दे देगा तो बाकी 3 अलग अलग के साथ बनाएगा। तो कहने का मतलब ये सिलिकॉन तो बैलेंस मोड में पहुंच गया ना, इसके 8 हो गए बाहर, भाई एक 4 खुद थे और 4 बाहर वालों को दे दिए तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं ना, क्लियर है ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके पास में। ओके, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके कैसा बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, बैलेंस है। अब अगर आप इसको हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होकर के अपनी शेल को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा लैटिस में, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल, क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये सर्किट में घूमेगा, ये नो, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल निकलेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो होल तो बना, तो एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बना, एक होल, समझ में आ गया ना। तो मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दोनों इसमें चार्ज कैरियर इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में ना। और इसमें पूरी जो पूरी की पूरी इसकी वर्किंग होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर कब बनेंगे, जब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल बनेंगे, समझ गया ना। तो ये फुल टू टेम्परेचर सेंसिटिव हुआ करता है, कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, कैसा होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में आपको मिलावट करनी है, जिसको इंग्लिश में डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग में 2 टाइप की डोपिंग है, एक पी टाइप की, एक एन टाइप की। तो पहले पी टाइप की डोपिंग देखते हैं। पी टाइप में आपने कहने में क्या मिलाना है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलानी है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में जैसे मान लो आपने मिला दिया, ट्राइवेलेंट ग्रुप क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ओके, गैलियम, एल्यूमिनियम, है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होता है भाई। तो ये इसमें तो आप क्या मिला सकते हो, इसमें इंडियम मान लो आपने मिला लिया, या एल्यूमिनियम आपने मिला लिया, या आपने गैलियम मिला लिया। ओके, तो चलिए मान लेते हैं मैंने गैलियम मैंने मिला लिया, तो कौन सा ग्रुप है, ट्राइवेलेंट ग्रुप है ना, 13th ग्रुप है ना। 13th ग्रुप का 3 चुरा लो, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो यहाँ पे देखो ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब खाली है, समझ गए ना। तो अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, तो सिलिकॉन यहाँ से जुड़ेगा, एक बॉन्ड इसको दे देगा, बोलो यस और नो, दे देगा ना। अच्छा 3 है तो इसे चाहिए कितने हैं, 5 चाहिए, कितने हैं 5, क्योंकि 3 + 5 8 हो जाएगा। ऑक्टेट बनाने के लिए, गैलियम को वैलेंस होने के लिए 8 चाहिए, 8 बनाने पड़ेंगे। तो 3 + 5, देखो यहाँ पे सिलिकॉन आ जाएगा, तो ये सिलिकॉन अपना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, तो 1 2 3 तो किसी और के साथ चिपकाएगा, बट 1 इसको दे देगा, यस और नो, तो इसके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे जो सिलिकॉन आएगा वो 1 2 3 किसी और को देगा, बट 1 इसको दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिलिकॉन आया उसने 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, चौथा किसी और को दे देगा, यस और नो। अब देखिए फिर भी इसके पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं, चाहिए कितने थे, 8, मतलब ना चाहते हुए यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल, क्या क्रिएट हो गया, होल, समझ में आ गया ना। मतलब इसमें जितनी भी डोपिंग बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा होल क्रिएट होते जाएंगे, और टेम्परेचर दोगे तो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, बट जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल भी बनेंगे, तो होल तो फिर भी ज़्यादा रहेंगे ना। हाँ, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ होल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो होल होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया पी टाइप, तो इसमें होल ज़्यादा होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फिर से देखिए कौन ले लीजिए आप, एन टाइप में पेंटावेलेंट है ना, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये होते हैं। फास्फोरस ले लो या आर्सेनिक ले लो, नाइट्रोजन तो गैस होती है, गैस तो हो नहीं पाएगा काम। आर्सेनिक ले लो बेटा, आर्सेनिक। आर्सेनिक में कितना, पेंटावेलेंट, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, और ये फ्री पहले ही से मिल गया एक। अब बाकी इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से भी एक सिलिकॉन। क्लियर हुआ ना। तो 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन के भर गए, सिलिकॉन का एक, सिलिकॉन का दूसरा, सिलिकॉन का तीसरा, सिलिकॉन का चौथा, और ये तो रहेंगे ही, बोलो यस और नो। बट एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया,
एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज वर्क एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे काम करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करेगा। ओके, डन। सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करेगा। ठीक है ना? तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स जो होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है ना? तो इसमें निगेटिवली चार्ज कैरियर जो होगा वो मेनली चार्ज कैरियर के जैसे काम करेगा। ओके, नेगेटिव चार्ज कैरियर वर्क्स एज अ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है ना? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये है कि पी टाइप में आपको कैसी इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी? पी टाइप में आपको मिलानी पड़ेंगी ट्राईवेलेंट और एन टाइप में आपको मिलानी पड़ेंगी पेंटावेलेंट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में, देखिए पी टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लेने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जर्मेनियम। तो पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी है? ट्राईवेलेंट, मतलब बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो इसमें तो एल्यूमिनियम ही आ रहा था, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। समझ गए ना? यस, क्योंकि थर्ड ग्रुप का है तो अपन को एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। डन। यस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुचालकों में, मतलब इंसुलेटर में, इंसुलेटर में संयोजी बैंड, दो बैंड होते हैं बेटा, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। तो देखिए क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, नीचे जो हुआ करता है वैलेंस बैंड होता है और ऊपर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। समझ गए? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ज़्यादा दूर होगा तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं आ पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये बहुत दूर हुआ करता है। समझ गए ना? सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की दूरी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के ट्रांजिट कर जाते हैं। समझ गए ना? कंडक्टर में इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप। तो ये क्वेश्चन देखिए, कुछ चालकों में संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन में आंशिक भरा होता है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन में आंशिक भरा होता है, चालक बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, संयोजी बैंड रिक्त बैंड होता है, चालन बैंड रिक्त होता है और संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से बैंड। यस, डी करेक्ट आंसर है। इसका कहने का मतलब है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंसुलेटर होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और वैलेंस बैंड कहाँ होता है? नीचे। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते तो हैं मगर इतनी दूरी होते हैं कि वो यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर पाते, है ना? तो वैलेंस बैंड तो फेल होगा ना। समझ में आया ना? तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फेल होता है, वैलेंस बैंड फेल। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी। कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी, क्योंकि वो कूद ही नहीं पाते हैं तो एम्प्टी रहेगा। ओके ना? तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फेल होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं बेटा पीएन जंक्शन डायोड की। तो अपन ने पढ़ा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपने देखे चार्ज कैरियर कौन थे? होल थे, है ना? होल थे। तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स रहेंगे, है ना? और होल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की गेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, उनका आयन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है भाई? होल कहाँ आते हैं? होल मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है ना, होल मतलब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो होल इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना, यस और नो? होल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा पी टाइप में, यस और नो? तो वो कैसा होगा? जो इलेक्ट्रॉन चाहता है उसके आयन क्या होंगे? निगेटिव। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, ये डोनेट करना चाहता है, तो दे करके कैसे आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन। तो देने वाला कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन। तो होल के पास नेगेटिव आयन होते हैं और इसके पास कौन से? पॉजिटिव आयन विद फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नेगेटिव आयन विद होल। बोलो यस और नो? तो अब ये देख करके इलेक्ट्रॉन होल की तरफ ट्रांजिट होते हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, होल पॉजिटिव है, तो एक दूसरे की तरफ क्या हुए? ट्रांजिट हुए। थोड़ी दूर तक तो ट्रांजिट हो जाते हैं, फिर यहाँ पर आकर के भर जाते हैं पूरे के पूरे आयन। समझ गए ना? तो बाकी के इलेक्ट्रॉन इधर और बाकी के होल यहाँ नहीं जा पाते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। इसे बोलते हैं अपन डिप्लीशन लेयर। समझ गए ना? अब अपने पास है तो भैया जो पीएन जंक्शन का डायोड, ये पी है ये एन है ना? ये पी है ये एन है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बैक साइड चलते हैं। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो करंट किस तरफ जाएगी? आगे की तरफ। तो पीएन जंक्शन का डायग्राम उसके करंट की डायरेक्शन की तरफ होता है, ये मतलब करंट पी से लेके एन की तरफ, ये एरो बताता है। समझ में आ गया ना? अब अपना क्वेश्चन शुरू होता है, दो बाइसिंग आती हैं कि पीएन डायोड को आप कैसे एनर्जाइज करते हो, बैटरी कैसे लगाते हो। अगर आप P में प्लस लगाओ और N में माइनस लगा दो तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। क्या बोलते हैं?
और अगर आप P में माइनस लगा दो और N में प्लस लगा दो तो इसको बोलते हैं अपन रिवर्स बाइस। क्या बोलते हैं इसको? तो ये दो तरीके की बाइसिंग कहलाती है, एक कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। क्लियर हो गया ना? फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ देखिए। फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा, मतलब करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रिवर्स बाइसिंग में जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का आता है और यहाँ पर एकदम से करंट हैवी हो जाती है, जिसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। ये कहलाएगा जेनर ब्रेकडाउन। समझ गए ना? ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये कहलाएगा जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट आराम से स्लोली बढ़ती है और फिर यहाँ एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है ना? अब आप पूछेंगे सर ऐसा होता क्यों है? तो वैसे तो इसकी डिटेल स्टडी अपन ने 12th क्लास में कर रखी है। अभी के लिए ग्राफ ही आप याद कर लीजिए, क्वेश्चंस धीरे धीरे आएंगे तो अपन बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। पीएन संधि डायोड में पश्च अभिनति की अवस्था में धारा साधारणतः बहुत कम होती है। पश्च अभिनति की अवस्था में धारा कम परंतु अग्र अभिनति की अवस्था में अभिनति वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। पश्च अभिनति की व्यवस्था में धारा लगाई गई अग्र अभिनति वोल्टेज पर अधिक निर्भर करती है। अग्र अभिनति की अवस्था में धारा की मात्रा पश्च अभिनति की मात्रा में बहुत कम होती है। देखिए पहला ही ऑप्शन है, पश्च अभिनति की अवस्था में धारा साधारणतः बहुत कम होती है। मतलब पश्च अभिनति मतलब रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम होती है। ये देखिए रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम है। जेनर ब्रेकडाउन के बाद एकदम से बढ़ेगी, मगर इनिशियली करंट क्या है? बहुत कम रिवर्स बाइसिंग में। समझ गए ना? फॉरवर्ड बाइसिंग में थोड़ी देर तक कम रहती है, उसके बाद एकदम से बढ़ती है। रिवर्स बाइस में काफ़ी देर तक करंट कम रहती है। समझ गए ना? छोटी सी करंट चलती है। इस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? ये कहलाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये पॉजिटिव है, मतलब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में ये डायग्राम है, ग्राफ है, इसको याद रखिए। समझ गए ना? हाँ, इसमें ये वोल्टेज बैक साइड बढ़ाते जाते हैं आप, बैक साइड, और ये करंट है इस तरीके से बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? मतलब किसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा? सिंपल सी बात है, जो वो होगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? जर्मेनियम। समझ गया ना? क्योंकि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था रेजिस्टेंस का? RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। याद आया? तो उस फॉर्मूले से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कमेगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट भी एक ऑप्शन है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होते हैं तो वो लिक्विड हुआ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, अगला, ताप बढ़ाने के साथ साथ निम्नलिखित का वैद्युत प्रतिरोध घटता है। धातुओं का, अर्धचालकों का, सोने का, कांस्टेंटन का। कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ किसका रेजिस्टेंस घटता है? सीधी बात है भाई, आंसर है बी, अर्धचालकों का, यानी सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर का वही टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। समझ गए ना? जिसकी वजह से ये जो होता है घटता जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना? एक रीज़न तो ये भी है। एक रीज़न और मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्मा = 1/ρ, कंडक्टिविटी = 1 रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला होता है E, है ना, NE/μE + NH/μH। समझ गए? NH/μH। μE और μH क्या है? मोबिलिटी है। क्या है ये? मोबिलिटी। समझ गए ना? NE/μE NH/μH ये मोबिलिटी है बेटा। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी घटेगी तो मोबिलिटी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरी बात देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है ना। गर्मी लगेगी तो भागेंगे ना, तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है ना? तो यस, इससे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एन प्रारूपी अर्धचालक सिलिकॉन चालक में निम्नलिखित का अपमिश्रण, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके का इम्प्योरिटी मिक्स करके बनाई जाती है? फर्स्ट सिंगल वैलेंट, दूसरा डाई वैलेंट, तीसरा है ट्राई वैलेंट, फोर्थ है पेंटावैलेंट। भाई साफ बात है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी।
पेंटावेलेंट बनाओगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राईवेलेंट बनाओगे तो पी टाइप बनेगा। क्लियर हुआ ना? चलिए बन जाएगा ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्शन की वजह होती है वो होती है इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। तो भैया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया ना? तो ये 7th क्वेश्चन, इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सेमीकंडक्टर में जो होता है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने कम एनर्जी गैप में यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन की बैंड अंतराल ऊर्जा होती है, मतलब वही फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना होता है? आंसर है क्या? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको मालूम है जो इंसुलेटर होते हैं ना वो क्यों नहीं कूद पाते इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना ज़्यादा है, इंसुलेटर का कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा है। समझ गया ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं कूद पाएंगे, इसलिए इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीएन संधि अग्रदर्शित बायस कहलाएगी, मतलब फॉरवर्ड बायस कहलाएगी। कब है भाई? सीधी बात है, जब आप पी टर्मिनल को प्लस से जोड़ोगे और एन टर्मिनल को माइनस से जोड़ोगे। तो पी टर्मिनल को प्लस से और एन टर्मिनल को माइनस से। यस, तो ऑप्शन ए ही सही है। बैटरी का धन ध्रुव पी और ऋण ध्रुव एन। तो यस, करेक्ट आंसर इज 8 का ए। ओके, है ना? पी टर्मिनल को प्लस से, एन टर्मिनल को माइनस से। क्वेश्चन नंबर, तो डायग्राम में बना देता हूँ फॉरवर्ड बाइस का, बहुत ही सिंपल है। ये पी एन जंक्शन डायोड है और पी को आपने प्लस से जोड़ दिया, एन को माइनस से जोड़ दिया, ये बैटरी लगा दी आपने, तो क्या बन गई? फॉरवर्ड बाइस हो गई। क्लियर है ना? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे तथा सिलिकॉन के तारों को 30 डिग्री और 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है। सही बात है। कई लोहे और 30 से 50 तक गर्म कर रहे हो, आयरन के और सिलिकॉन के बारे का, तो आयरन का रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। समझ गया ना? ये तो करेक्ट आंसर सी लग रहा है। लोहे के तार का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सिलिकॉन के तार का रेजिस्टेंस घटता है। तो सही बात है भाई, सी है। चेक करिए 9th का सी, बिल्कुल सही। 10th क्वेश्चन, एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np और Ni है, तो एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np और N ही है, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यदि प्योर सेमीकंडक्टर है तो Ne इक्वल टू कितना हो जाएगा? Np। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट देगा, क्योंकि लिखा शुद्ध अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल होते हैं। तो चेक करिए आंसर नंबर सी 10th का सी है क्या? बिल्कुल सही। समझ गए ना? याद रखिएगा, प्योर टाइप है तो Ne इक्वल टू Np, अगर P टाइप है तो Np ग्रेटर देन Ne, और अगर N टाइप है तो Ne ग्रेटर देन Np। ठीक है ना? यस, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही स्तर संयोजकता बैंड से 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक होल उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन जो बेटा है ये आ चुका है अपना डुअल नेचर का। चलो कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि मगर इसको मिक्स कर दिया गया है इसके साथ। मान लीजिए ये अपने पास कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ से एक रेडिएशन आ रहा है, ये रेडिएशन आकर के इसको होल बना देगा। होल तब बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल जाएगा बाहर, तभी तो होल क्रिएट होगा। तो ये कह रहा है कि बताइए कितनी वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? समझ में आया ना? कितनी वेवलेंथ के लिए? तो बेटा डायरेक्टली फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू A 12,375 अपॉन EV। ये होता है फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का। समझ गए ना? वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 12,375 अपॉन EV, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ये बाहर आ जाएगा। समझ गए ना? ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है। चलिए देखिए क्या होगा, अपने पास वैल्यू पुट कर दो भाई। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, एक पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही स्तर का संयोजकता बैंड से 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है। एक होल उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितना होगा? हाँ देखिए यहाँ पे जो आपको लेवल दिया गया है वो कितना है? 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी इक्वल टू 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। तो दैट इज इक्वल टू 57 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया?
57 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये मेगा नहीं है बेटा, ये मिली है, स्मॉल एम, मेगा कैपिटल एम होता है, ये मिली है। 57 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो लैम्डा का फॉर्मूला कितना होता है? 12375 बटे एनर्जी 57 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लो, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। आंसर नोट कर लो, 217100 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक अर्धचालक युक्ति श्रेणी क्रम में एक बैटरी होकर प्रतिरोध जोड़ दी जाती है, परपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित। यदि बैटरी का ध्रुवण उलट दिया जाए तो धारा लगभग शून्य हो सकती है। यह युक्ति हो सकती है पी प्रकार का, एन प्रकार का, एक पीएन जंक्शन पीएन। भाई देखो क्या कह रहा है कि एक कोई डिवाइस है, सेमीकंडक्टर की है, उसको पहले वो नॉर्मली प्लस कनेक्ट थी और माइनस कनेक्ट थी, तो करंट फ्लो हो रही थी। फिर कह रहा है यदि बैटरी की पोलरिटी पलट दी जाती है तो वो करंट उसमें जीरो हो जाता है। तो भाई सीधी बात है, पहले फॉरवर्ड बाइस में था तो करंट जा रहा था, बाद में रिवर्स बाइस में कर दोगे तो करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब वो डिवाइस क्या होगी? पीएन जंक्शन। वो डिवाइस क्या होगी? पीएन जंक्शन। तो श्योरली वो जो डिवाइस होगी दैट विल बी पीएन जंक्शन। तो आंसर एक पीएन संधि सी। 12 का आंसर सी चेक करिए, बिल्कुल सही, क्योंकि पीएन जंक्शन ही जो होता है फॉरवर्ड बाइस में करंट देता है ना, और रिवर्स बाइस में करंट नहीं देता, तो पीएन जंक्शन है श्योरली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विद्युत रोधी पदार्थों के संयोजक तथा चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल होता है, मतलब कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें कितना एनर्जी गैप होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, बट यहाँ पे 5 है तो 5 चलेगा आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक अनुपस्थित परमाणु, एक दाता स्तर। तो भाई सीधी बात है, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी। समझ में आया ना? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल कहाँ बनता था? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता था ना, वहाँ पे होल बनता था। तो होल क्या बताएगा? एक अनप्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक पीएन संधि के दोनों ओर भिन्न भिन्न विभव लगाकर प्रत्येक विभव के लिए धारा नापी गई है। धारा और विभव के बीच में कौन सा ग्राफ मिलता है? पीएन जंक्शन के लिए कौन सा ग्राफ मिलता है? तो देखिए भाई, पीएन जंक्शन के लिए आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा? साफ बात है भाई, सी ग्राफ मिल रहा है, देख लो जूम करके एक बार। ये देखिए ऐसे ही ग्राफ तो मैंने पढ़ा है, फॉरवर्ड वाइस में ऐसा होता है, रिवर्स वाइस में थोड़ा सा ऐसा होता है। बोलिए सर नो। बाकी तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? सी। समझ गया ना? इसमें फॉरवर्ड और दोनों रिवर्स वाइस दोनों पे ग्राफ है, तो दोनों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक तांबे तथा दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा कमरे के तार पर 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सा? भाई ठंडे करोगे तो तांबे का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल ठंडा करने पर रेजिस्टेंस कम होता है ना, और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। गलत, तांबे का प्रतिरोध घटता है, जर्मेनियम का बढ़ता है। यही सी डी नंबर, कि तांबे का यानी रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा और जर्मेनियम का बढ़ जाएगा, जर्मेनियम का बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का बढ़ जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर में अच्छा दिखाते हैं ना, तो लो टेम्परेचर में तो बुरा बर्ताव करेंगे। यस और नो? चलिए 17 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 17 के बाद 18, जर्मेनियम के ऊर्जा बैंडों में वर्जित अंतराल का मान कमरे के ताप पर होता है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितने का होता है? ऑलमोस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है लगभग। बोलिए जर्मेनियम की बात कर रहा, बट एक मिनट, जर्मेनियम का याद रखो बेटा 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का होता है 1.1 और जर्मेनियम का क्या होता है? 0.67। जर्मेनियम और अच्छा सेमीकंडक्टर है। देखिए सिलिकॉन का मैंने कितना बताया था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का और कम होता है कंडक्शन और इसके बीच में कितना? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? पी है नाम पॉजिटिव, यानी कि होल को हिंदी में बोलते हैं विवर, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, 19 का आंसर क्या होगा? बी। क्लियर हो गया ना? याद रखिएगा सिलिकॉन के लिए जो होता है वो कितना होता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है, समझ गया ना? सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता है, 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। 19 में मैंने बता दिया है कि इसमें होल होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक, पी है भाई तो बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी क्या होंगे? होल, और माइनॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर डी है इसका।
होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। 20 का डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री की केल्विन पर एक टुकड़ा जर्मेनियम, 0 डिग्री केल्विन पर क्या हो जाएगा भाई? 0 डिग्री केल्विन तो बहुत कम टेम्परेचर है ना, और कम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर। हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं, कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। तो आंसर है सी का टुकड़ा इंसुलेटर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक ना, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा, ठंड के मारे सब चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 और 4 है। इसमें थोड़ा सा एंटी मनी मिला करके अब चालक बनाया जाता है। भाई क्या है? एंटी मनी मिला रहे हो ना, तो नो है ना। एंटी मनी क्या होता है? Sb, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हो, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो आंसर हुआ सी कि जो प्राप्त होने वाला जो सेमीकंडक्टर होगा वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होल की तुलना में क्या होंगे? ज़्यादा। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक अर्धचालक को T1 के से T2 तक ठंडा किया जाए, 1 मिनट, देखो ठंडा कर रहे हो, पहले T1 था, ये T2 था। T1 ज़्यादा टेम्परेचर है, T2 कम है, मतलब आपने ठंडा कर दिया। ठंडा कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? गलत। अरे इंसुलेट एक सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर गर्मी को फेवर करते हैं, तो ठंडा कर रहे हो ना, ठंडा कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ा ना। तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 23 का बी। 23 का बी। समझ गया ना? अगर आप इनको ठंडा कर रहे हो तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन नंबर, 24 क्वेश्चन नंबर लॉजिकल, विभिन्न पदार्थों से बने दो तारों P और Q को प्रतिरोध को कमरे के ताप पर गर्म करने पर समान है। उनको गर्म करने पर P का प्रतिरोध बढ़ता है और Q का घटता है। भाई P का बढ़ रहा है, Q का घट रहा है, मतलब P हुआ मेटल और Q हुआ सेमीकंडक्टर। समझ गया ना? तो P हुआ मेटल और Q हुआ, तो मैंने P चालक है और Q अर्धचालक, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। 24 में का डी बिल्कुल सही, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है मगर सेमीकंडक्टर का कम होता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड अंतराल, तो भाई जर्मेनियम का भी पड़ा 0.63 यानी 0.7 बोल दो, और सिलिकॉन का क्या होता है? 1.1, तो इसका याद कर लो, 0.6 लगभग 7 मान लो, है ना। 0.67 होता है मगर 0.7 मान लो, और इसको आप 1.1 तो होता ही है। ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल हिंदी में बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ निविष्ट किया गया है, इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? देखो भाई पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो डायोड क्या करता है बेटा? निगेटिव साइकिल को जाने नहीं देता है। डायोड जो होता है निगेटिव सप्लाई को जाने नहीं देता है। जैसे आपके पास मान लो कोई सप्लाई है ऐसी, ये सप्लाई है ऐसी, ओके, तो डायोड इसको क्रॉस कर देगा, इसको नहीं जान देगा, इसको क्रॉस कर देगा, इसको जान नहीं देगा, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग आ जाएगी, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो अगर आप एक डायोड लगाओगे तो आपके पास बनेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब इस तरीके की वेव आएगी। क्लियर हुआ ना? बट आप यदि फुल वेव रेक्टिफायर लगाओगे, 2 रेक्टिफायर ऊपर और एक नीचे, तो आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा, तब आपकी ऐसी वेव बनेगी, मतलब पूरी फुल वेव बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या लगाया गया भाई? हाँ, तो कह रहा बताइए, डायोड 2 से निर्गत वोल्टता होगी, है ना, डायोड 2 से, हाँ डायोड 2 से निर्गत वोल्टता, हाँ डायोड 2 से कौन कौन सी जा पाएगी वोल्टेज? डायोड 2 से कौन कौन सी जा पाएगा? बी जा पाएगा और डी जा पाएगा। डायोड 2, डायोड 1 किस में काम करेगा? पॉजिटिव में, तो 1 और 3, ए और सी में डायोड 1 काम करेगा। और ये वाला जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, और जब ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो बी और डी में ये हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर वाला हो जाएगा निगेटिव, तो बी और डी में नीचे वाला तो काम करेगा ना। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो 26 का बी और डी बिल्कुल सही है। 26 का बी और डी फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपके पास जब आप फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हो तो एक डायोड ऊपर रहता है और एक डायोड नीचे रहता है। अब ये सप्लाई आ गई, मान लो आ गई, तो पहले ये प्लस है तो ये फर्स्ट पे रहेगा, तो ये वाली सप्लाई को पार कर देगा, है ना, और ये प्लस पे रहेगा, ये माइनस रहेगा। जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये वाला टर्न आएगा, तो ये वाला किस में पहुंच जाएगा? माइनस में, और ये वाला किस में पहुंच जाएगा? प्लस में। तो ये इसके लिए फॉरवर्ड बाइस का काम करेगा, तो ये इसको क्रॉस कर देगा, मतलब इस सप्लाई को पास कर देगा, बट ये रोक देगा। समझ में आया ना? तो मतलब ये ले लेगा कि ये वाला डायोड कौन सा पार कर पाया? ये वाला पहला, और फिर इसके बाद फिर एक छोड़ के ये। यस और नो? इसका नाम क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बी एंड डी, बी एंड डी, तो बी और डी ही होगा इसका आंसर। अभी आया समझ में? ठीक है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 27 इसके बाद,
एक अर्धचालक SI में चालन बेड और के मध्य ऊर्जा अंतराल अभी बताया मैंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया ना, यही पूछा गया है। नेक्स्ट, एक पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक और एन सिरे को धनात्मक से जोड़ा जाता है। तो पीएन संधि का व्यवहार क्या होता है भाई? पी को आपने माइनस में कर दिया और एन को आपने प्लस में कर दिया। एन को आपने किस में कर दिया? ये तो रिवर्स बाइस हो गई ना। रिवर्स बाइस में किसके जैसे काम करेगा? इंसुलेटर के जैसे। किसके जैसे? इंसुलेटर। करेक्ट आंसर इसका B28 का किसके जैसे काम करेगा? कुचालक के जैसे, इंसुलेटर के जैसे। समझ गया ना? ठीक है ना बच्चों। डायमंड का जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? इसलिए डायमंड में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है। बेस्ट इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अर्धचालक को लगातार गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, अगर सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा गर्म करने पर। सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को नहीं भाई। कंडक्टर को जितना गर्म करोगे उतने बॉन्ड टूटेंगे, सेमीकंडक्टर को जितना गर्म करोगे उतने बॉन्ड टूटेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज होंगे। यस और नो? तो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर? ठीक है ना? on increasing the temperature resistance of the semiconductor decreases। resistance of the semiconductor decrease होगा। अगला क्वेश्चन है कि P और N प्रकार के अपद्रव्य यानी कि इम्प्योर अर्धचालकों पदार्थों में अपद्रव्य के परमाणुओं और शुद्ध अर्धचालक के परमाणु का अनुपात कितना होता है? बेटा डोपिंग का लेवल हमेशा याद रखना कि 10 की पावर 7 प्योर में 1 इम्प्योर मिलाया जाता है, यानी 10 की पावर शुद्ध एटम होंगे 7, 1 करोड़ शुद्ध एटम में 1 अशुद्ध एटम मिलाया जाएगा। तो रेशो क्या बन गया? 10 की पावर -7। समझ में आया ना? तो रेशो पूछा गया कि कितना रेशो होगा, तो आंसर 10 की पावर -7। क्लियर हो गया? बन जाएगा। यस। अब याद रखो कि बेटा जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कितनी होती है बेटा? 10 की पावर 3 से 10 की पावर -4। समझ गए ना? 10 की पावर 3 से 10 की पावर -4। तो याद कर लो ये कंडक्टिविटी होती है 10 की पावर 3 से 10 की पावर -4। समझ गए ना? ये इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है ना? यस। तो सिंपल टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं तो मोह पर मीटर में उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10 की पावर 3 से 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पी प्रकार के अर्धचालक में, भाई पी प्रकार का चले, पी के सेमीकंडक्टर में मेनली क्या होते हैं भाई? मेनली जो करंट किसके द्वारा होती है? होल के द्वारा। किसके द्वारा? होल के द्वारा। पी टाइप ना सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या है? करंट मुख्यतः होल के द्वारा ही प्रवाहित होती है, मतलब करंट इज मेजरली फ्लोन बाई होल्स। समझ में आया ना? जब जर्मेनियम को फास्फोरस से मदद डुब्ध कराया जाता है तो बने अर्धचालक में, भाई फास्फोरस कौन सी इम्प्योरिटी है? हाँ, पेंटावेलेंट है। तो क्या हो जाएंगे भाई? इसमें निगेटिवली चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे। यस और नो? है ना? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर होना चाहिए। 33 का ए। ऋण विद्युत आवेश की मात्रा अधिक होगी, ऋण धाराविहित आवेश अधिक होंगे। ओके। हाँ, कैरियर्स ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? चार्ज नहीं बदलेगा, कैरियर्स ज़्यादा हो जाएंगे। चार्ज नहीं बदलेगा, कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? ऋण धारावाहिक निगेटिवली चार्ज कैरियर विल मोर। करेक्ट आंसर। अब इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है? ऋण विद्युत आवेश की मात्रा अधिक होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज अधिक हो जाएगा। अरे चार्ज तो आते ही नहीं, न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटी मिलाओगे अपना खुद का प्रोटॉन लेके आएगी ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को तो न्यूट्रल कर देंगे, तो कैरियर्स बढ़ेंगे ना कि चार्ज बढ़ेगा। समझ गए ना? यस। तो करेंट नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32 हो गया, 33 हो गया, 34 देखिए। 34, हाँ भाई 34 क्या कह रहा है? इसमें आपको करंट बतानी है कि इसमें करंट कितनी होगी। इसमें आपको बतानी है कि इसमें करंट कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। आपके सामने एक वोल्टेज दी गई है, +2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ये 80 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 20 ओम का लगा हुआ है, और ये यहाँ से डायोड लगा हुआ है। माइनस, देखो ये प्लस है तो ये प्लस पोलरिटी, ये भी क्या होगी? प्लस। बोलो या सुनो। और ये भी प्लस होगा क्योंकि ये तो सेम है। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, मतलब एक तरीके से किस में लगे हैं? पैरेलल में। अब देखिए यहाँ जो डायोड होता है
वो कैसा डायोड क्या होता है, हाईली कंडक्टिव होता है फॉरवर्ड बाइस में, है ना। मतलब कैसा पाथ देगा, आइडियल पाथ। कैसा पाथ देगा, मतलब करंट के यहाँ आते ही दो रास्ते करंट के सामने, इससे जाओ या इससे जाओ, तो करंट इससे क्यों जाएगी, पूरी की पूरी करंट इससे निकलेगी ना। ये आइडियल पाथ देता है। बोलिए ये कैसा पाथ देता है, आइडियल पाथ, है ना। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि आइडियल सेमीकंडक्टर यहाँ पे आपने लगाया है, आइडियल, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। समझ गए ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, मतलब पूरी करंट यहाँ से आके सीधे निकल जाएगी। तो आपसे बोला गया करंट बताइए, तो आई इक्वल टू कितना, V/R। तो वोल्टेज कितना लगा रखा है बेटा आपने, 2 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका, केवल 80 ओम। इसका काउंट होगा नहीं क्योंकि करंट गई नहीं है। तो आंसर कितना हो गया, 1/40 एम्पियर। आंसर क्या होगा, 1/40 एम्पियर। क्लियर हुआ। सो इसका आंसर होगा 1/40 एम्पियर। चलिए अगला है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। तो आंसर किसमें होता है भाई, वोल्टेज कंट्रोलर। समझ गए ना, डीसी वोल्टेज कंट्रोलर के फॉर्म में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। डी आंसर है। देखिए क्यों जेनर डायोड, आपको पता होगा जेनर डायोड की कंडीशन कहाँ पे आती है, ये जेनर ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे करंट तो बढ़ती ही जाती है, तो करंट आप रिवर्स बाय इसमें कितनी भी बढ़ा दो, बट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, फिक्स। करंट कुछ भी बढ़ जाए बट वोल्टेज तो यही है ना। तो जेनर डायोड में आपको एक ही वोल्टेज मिलता है, इस वजह से जेनर डायोड की ये सिचुएशन होती है। क्लियर हो गया। तो इसमें आप वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में आप जेनर डायोड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 डन। क्लियर हो गया ना। हिंदी में लिखा हुआ है, जेनर डायोड का उपयोग दिष्ट धारा को स्थिर करने के लिए, स्थिर विभव पर प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। अतः यह दिष्ट धारा नियामक की तरह काम करता है, मतलब दिस इज वर्किंग एज अ वोल्टेज जनरेटर। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, विभिन्न कमरों के पदार्थों से बने 2 तार P और Q के प्रतिरोध कमरे के तापमान समान है। उनको गर्म करने पर P का प्रतिरोध बढ़ता है और Q का घटता है। हमारा निष्कर्ष है भाई, टेम्परेचर गर्म करने पर P का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो गर्म करने पर बढ़ रहा है मतलब P क्या है, मेटल, और गर्म करने पर Q का रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब क्या है वो, सेमीकंडक्टर। तो मतलब P मेटल और Q सेमीकंडक्टर है। तो आंसर डी लग रहा मुझे, 36 का डी बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता, मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, एक AC एक DC होती है, शून्य होती है, एक स्पंद मान तथा एक डेसिक वोल्ट है। ये करेक्ट आंसर। पल्सेटिंग DC होती है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट मिलती है, 2 रेगुलेटर 2 डायोड लगा करके आपको जो फुल वेव रेक्टिफायर मिलता है, उसका जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, ये तो मिलता है ना। तो कैसी DC तो है बट कैसी है, पल्सेटिंग है ना, फ्लक्चुएट हो रही ना भाई। AC तब होती जब नीचे भी जाती, तो AC तो नहीं है क्योंकि नीचे नहीं जा रही है। DC है बट कैसी है, पल्सेटिंग। DC मतलब एक ही डायरेक्शन की करंट है बट पल्सेटिंग DC है। तो आंसर होगा इसका डी, है ना। इसका आंसर होना चाहिए डी। 37 का चेक करिए आंसर, डी बिल्कुल सही बात है। 37 का आंसर है डी। समझ गए ना। फिर पूछा जाए इसको प्योर DC में कैसा बदला जाए, तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, फिल्टर लगा दोगे तो ये प्योर DC में कन्वर्ट हो जाएगी। फिल्टर लगाने से प्योर DC में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 38, अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है आयु बढ़ाने के लिए, उच्च वोल्टता में उपयोग लाने के लिए, विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या है, सी, विद्युत चालकता यानी कि आप उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाओगे। समझ में आ गया ना। कंडक्टिविटी बनाने पर उनमें एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित परिपथ में आदर्श PN डायोड प्रवाहित, इसमें धारा बतानी है आपको, करंट बतानी है कितनी होगी। तो मैं सर्किट बता देता हूँ आपको और आपको करंट बतानी है कि करंट कितनी जाएगी। चलिए देखिए, सर्किट है ये, अपने पास सर्किट बना लो। सबसे पहले ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ प्लस और माइनस पे लगी हुई है ये वोल्टेज P जंक्शन, और साथ में 100 ओम का रेजिस्टेंस, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए ये -1 वोल्ट से कनेक्टेड है, नेगेटिव के किससे कनेक्टेड है, 1 से, और ये नेगेटिव के किससे कनेक्टेड है, 3 से। बोलो यस और नो। मतलब इसकी तुलना में तो ये पॉजिटिव ही हुआ ना, क्योंकि ये कम नेगेटिव है, तो कम नेगेटिव तो पॉजिटिव ही कहलाएगा, और ये ज़्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कहलाएगा। अब चेंज इन वोल्टेज देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, कैसी कनेक्टेड है, सेम पोलरिटी। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। समझ गए ना। तो मैंने बताया था सेम पोलरिटी होती है तो क्या हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 3 - 1 मतलब कितना आएगा, 2 वोल्ट। क्लियर हुआ ना। तो मतलब 2 वोल्ट का वोल्टेज इसके ऊपर नेट अप्लाई करेगा। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितना लगा है, 10 ओम। तो 2/10 कर दो बच्चा, 2/10 कर दो। आंसर 2/10। रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम बेटा, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है,
100 ओम, तो आंसर आएगा 0.02 एम्पियर। कितना आ गया? 0.02 एम्पियर। 0.02 एम्पियर को अपन क्या लिख सकते हैं? 20 मिली एम्पियर। क्लियर हुआ? 20 मिली एम्पियर। समझ में आया? अरे भाई कुछ नहीं, एक जीरो ऊपर दे दो, एक जीरो ऊपर दे दो, तो ये 1000 हो गया, तो मिली एम्पियर, तो आंसर कितना आएगा? 20 मिली एम्पियर। तो ये हमारा सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के 39 क्वेश्चन पूरे के पूरे फिनिश होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।